हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने स्टार्ट करा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और दोस्तों, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है सिंप्लेक्स मेथड। हमने सभी कॉन्सेप्ट को देख लिया था। पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा कि एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, किस चीज की प्रॉब्लम के हम यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास दो टाइप के मेथड है लीनियर प्रोग्राम के अंदर, एक फॉर्मुलेशन मेथड, एक सोल्यूशन मेथड। फॉर्मुलेशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस आपको पिछली क्लास में के अंदर कराया और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। इसके बाद सोल्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको बहुत पहले ही करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको समझाया भी था कि ग्राफिकल में करना क्या होता है, कैसे करना होता है। प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ये नहीं आएगा। आज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या कहूं, सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ये कहना चाहिए। सिंप्लेक्स मेथड बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अगर स्टूडेंट ने उसको ध्यान से नहीं करा या ध्यान से नहीं चीजें समझी तो वो नहीं आ पाएगा। मैंने देखा था कि यार यहाँ पर मेरे साथ जो मेरा फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हैं उसके अंदर वो स्टूडेंट भी है जिन्होंने क्लास नहीं ले रखी, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट को कह रहा है कि भाई कम क्लास है, मेरी क्लास 2500 रुपए में है, अगर कोई स्टूडेंट 2500 में भी क्लास नहीं ले रहा, इसका मतलब भाई 2500 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई और वो बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस पे है। उसको लगता है कि यार मैं कहीं और से भी पढ़ सकता हूं, तो मैं 2500 रुपए क्यों दूं, मैं कहीं और लगा लेता हूँ ये 2500 रुपए, क्योंकि मेरे पे लिमिटेड रिसोर्सेज है, अमाउंट ऑफ मनी कम है। इसलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सिंप्लेक्स मेथड की फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं कराने वाला मैं इसमें। सिंप्लेक्स मेथड इन डिटेल होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अपने पेड लेक्चर के अंदर दिया है उसकी एक वीडियो मैंने यहाँ पर निकाल ली है सिंप्लेक्स मेथड की, जिसमें मैंने आपको कौन सा भी क्वेश्चन कराया हुआ है उस पेड लेक्चर के अंदर। तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि हम अपने पेड लेक्चर के अंदर किस तरीके से कराते हैं। सेटअप ये नहीं था उस टाइम जब मैंने वो रिकॉर्डिंग करी थी, तो सेटअप ये नहीं था। सेटअप हमारा पुराना वाला था, ग्रीन स्क्रीन वाला। तो उस सेटअप के अंदर वो रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो वो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर डाल रहा हूँ, आराम से देखिए। पेड लेक्चर के फील लीजिए कि किस तरीके से हम पेड में कराते हैं। पेड में हम ऐसे कराते हैं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसको हिंदी इंग्लिश सब में कराते हैं, जिससे आगे जाकर रिवीजन में स्टूडेंट जब उस चीज को पोएम में खासकर ये कराना पड़ता है, क्योंकि स्टेप्स क्या है, कैसे याद करोगे आप। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ऐसे 15-20 स्टेप है, कैसे याद करोगे। इसलिए हम उस 15-20 स्टेप को हिंदी में लिखवाते हैं कि अगर ये आया तो इस तरीके से करना है, ये आएगा तो इस तरीके से करना है। वीडियो में इसमें अटैच कर रहा हूँ सिंप्लेक्स मेथड की, इजिली आराम से देखिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से क्लास ली हुई है, आपको 1.5 की स्पीड में उसको रिवाइज करना है। आपको नहीं देखना आराम से, आपको 1.5 की स्पीड में देखकर उसको रिवाइज कर लेना है। और वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली हुई है, वो 1.0 की स्पीड में देखेंगे, मतलब नॉर्मल स्पीड में देखकर उसको एक एक चीज उतारेंगे उसमें अपनी कॉपी के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर उतार नहीं पाऊंगा। तो ये लिमिटेड, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं एलएलपी के, ये इतने ही रहने वाले, सीमित रहने वाले। सिंप्लेक्स जो है वो आपको वीडियो के थ्रू उतारना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, आराम से देखिए, इजीली वे में देखिए। और स्पीड से देखना उन स्टूडेंट को जिन्होंने मेरे से खरीदी हुई थी क्लास और वो रिवीजन कर रहे हैं, वो स्पीड में देखेंगे। सेम चीज है, सेम क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था वही डाल रहा हूँ इसमें। और जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली है, सेल्फ कर रहे हैं, कहीं और से लिए, वो 1.0 की स्पीड में नॉर्मल स्पीड में देखेंगे। आप इजीली समझिए, सारे कॉन्सेप्ट को उतारना है, ठीक है ना, उतार कर करना है, तभी आएगा समझ में। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। चलिए सर, देखिए आप, आज की क्लास में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया मेथड, सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड दोस्तों, ये मेथड बड़ा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड की जो कमियां हैं वो ये मेथड पूरा कर देता है। कैसे? ये मेथड आप तब लगा सकते हैं जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो। अच्छा, दो वेरिएबल जब होते हैं तब हम ग्राफिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जब दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, 3, 4, 5, तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। दिस मेथड लिखेंगे साथ साथ, दिस मेथड इज अप्लाई when two or more variable two or more variable two or more variable is given in the question। जब क्वेश्चन में दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल गिवन होते हैं तब हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। या क्वेश्चन हमें बोले जब, या क्वेश्चन हमें क्लियरली बताए कि आपको सिंप्लेक्स से ही सॉल्व करना है, तब करना है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड।
ठीक है। तो कैसे करा जाएगा सिंपलेस्ट मेथड का, जैसे कि हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है और एक मैक्सिमम ऑब्जेक्ट है, जो कि हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम करना है, और हमें लेट भी करा था कुछ। तो मतलब क्वेश्चन हमारा यही है, क्वेश्चन हमारा यही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब कुछ वही है, बस हमें अब इसको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट मेथड। तो सिंपलेस्ट मेथड से कैसे सॉल्व करा जाएगा, देखो ध्यान देना। सबसे पहले बताओ हमारा जो स्कैनर क्वेश्चन है उसके अंदर हमें डाटा क्या क्या गिवन है। स्कैनर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे पहले लेट करा था, लेट द नंबर ऑफ, क्या करा था, लेट द नंबर ऑफ यूनिट आइटम x1 बी x। छोड़ो इसको, क्या लिखना, ये तो लिखा हुआ है ऊपर। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था मैक्सिमम करना था दैट, और क्या मैक्सिमम करना था, ध्यान देना, 35x प्लस 25y, 35x प्लस 25y। ठीक है, हमारे पास 2 वेरिएबल थे इधर। ठीक है, पहले हम 2 वेरिएबल सोल्व करते हैं, फिर 3 पे चलेंगे, ठीक है, और फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, एक 4 पे करेंगे तो करेंगे, वरना 3 तक मैक्सिमम पूछता है, इससे पूछता नहीं है। ठीक है, तो सबका प्रोसीजर एक ही है, आप 3 कर लो, 2 कर लो, 4 12 वेरिएबल कर लो, प्रोसीजर सबका एक ही है, एक ही तरीका यूज करना है सभी में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जेक्ट है जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था, फिर हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें क्या क्या गिवन था, 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 350। क्या था दोस्त, 3x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 350। 4x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 600। 4x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 600। 2x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 50। 2x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल टू 550। और ये आपके पास x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये आपके पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है। अब सिंपलेस्ट मेथड कैसे सोल्व करेंगे, सिंपलेस्ट मेथड सोल्व करने का 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अगर मैक्सिमम है तो आपको फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, और अगर आपके पास मिनिमम है तो आपको पहले उसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने मिनिमम वाला नहीं लिया, अभी मैं सिंपलेक्स मेथड सॉल्व कर रहा हूं एज पर मैक्सिमम प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपलेक्स सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सॉल्विंग बाय सिंपलेक्स मेथड, सॉल्विंग बाय सिंपलेक्स मेथड। प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है दोस्तों मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। दोस्तों सिंपलेक्स मेथड में सॉल्व करने में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो कंडीशन दे रखी होती है उसको इक्वल बनाना होता है। जैसे ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे हम, 4x प्लस 3y ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल टू 600 दे रखा है, इसको अगले स्टेप पे क्या कर देते थे, इक्वल कर देते थे। हम मानते थे कि ये दोनों आपस में बराबर है, ये करते थे ग्राफिकल में। उसमें सीधा हम क्या कर देते थे, डायरेक्ट इक्वल कर देते थे, कहते थे 4x प्लस 3y इक्वल टू 600, ये कर देते थे। इसमें ऐसा नहीं है, कहता है अगर आपको, आप मुझे बताओ पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y। अभी मेरी 3x प्लस 2y है, देखो 3x प्लस 2y ये स्मॉलर देन इक्वल टू है 350, स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है 350। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ना मेरा, ये वाला, ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस एलिमेंट से हो सकता है कि बराबर आ जाए, हो सकता है कि इससे कम हो। अभी हम बराबर को इग्नोर कर देते हैं सिंपलेस्ट मेथड में। हम ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर जो वेरिएबल है, इन दोनों का जो सम है LHS जो है वो RHS के क्या होगा, वो हमेशा छोटा है, दिख रहा है हमें छोटा है। इक्वल भी हो सकता है, पर इक्वल को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये हमेशा छोटा है। अब इसमें क्या करूं, कहता है कुछ ऐसा एलिमेंट जोड़ो जो इसके बराबर आ जाए। जैसे कि मैं एज्यूम करता हूं इसका जो मेरा टोटल आया, वो आया 300। 300 इज स्मॉलर देन 50, 350 ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरा RHS में 350 था और मैंने S की और Y की वैल्यू निकालने के बाद इसका जो टोटल करा वो क्या आया, 300 आया, 300 आ गया। अब जब 300 आ गया तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई 300 जो कि है 350 से छोटा है, तो इसका जो आंसर आएगा हो सकता है वो 350 के बराबर हो और हो सकता है वो 350 से छोटा हो। कहता है अगर मुझे 300 और 350 को बराबर करना हो,
अगर मुझे 300 और 350 को बराबर करना हो तो कैसे करूं? तो आप क्या करना, यहां पर 50 और ऐड कर देना। जब आप 50 और ऐड कर दोगे तो ये भी 350 हो जाएगा और ये भी 350 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बराबर। तो हमारा पहला पर्पस ये होता है कि सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के अंदर कुछ ऐसी जगह पर ऐड करना, जहां पर कुछ ऐसी जगह पर कुछ ऐड करना जिससे वो दोनों आपस में LHS बराबर, कोई भी इक्वेशन दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो सिंपलेस्ट मेथड का सबसे पहला हमारा स्टेप ये रहता है कि हमें क्या करना होता है। मैं स्टेप्स लिखता हूं यहां पर, याद रह जाएगा साथ साथ, और आप ये स्टेप बाद में उतारना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को इक्वल करना है। इक्वेशन को इक्वल करना है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को इक्वल करना है। और जिस साइड कमी होगी, साइड मतलब LHS या RHS, जिस साइड कमी पड़ेगी, जिस साइड कमी होगी, हमारे क्वेश्चन के अंदर कमी कहां पर है, LHS में, क्योंकि इधर का मतलब है, इधर का इसका मतलब है, इसका मतलब है, इस वाले एरो का मतलब है कि ये वाला पार्ट छोटा है एज कंपेयर टू दिस, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब ये इसका मतलब है ये लेस देन है 350 के, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 350 से छोटी आएगी या बराबर आएगी। सिंपलेस्ट मेथड में इक्वल टू को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अगर हम इक्वल नहीं आई, बराबर नहीं है, तो बराबर किस तरीके से करें। वैसे इस पूरे का मतलब है कि हो सकता है कि ये वैल्यू डायरेक्ट बराबर भी आ जाए और ये वैल्यू डायरेक्ट कम भी आ जाए, पर जब हम सिंपलेस्ट मेथड को सोल्व करते हैं तो हम इक्वल टू को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बराबर नहीं आएगी, बहुत कम चांस है कि बराबर आए, ये वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, छोटी होगी। बराबर भी आ सकती है, इस एरो का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, पर सिंपलेस्ट मेथड जब करते हैं तो इक्वल टू को अभी थोड़ी टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये इस लेस देन है। तो जब ये लेस देन है इससे, तो हो सकता है ये 300 आ जाए और ये 350 है, तो सेटिस्फाई हो रही। तो क्या ऐसा वेरिएबल ऐड करूं, क्या ऐसा चीज ऐड करूं जिससे ये इक्वल हो जाए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, LHS में ऐड कर रहे हैं, जहां कमी पड़ रही है वहां पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना। तो ये समझ में आया। तो सबसे पहला पर्पस हमारा क्या होता है बताओ, सबसे पहला पर्पस है, सबसे पहले इक्वेशन को इक्वल करना है, जिस साइड कमी होगी, जैसे LHS में, उस साइड हम एक नया स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उस साइड हम एक न्यू स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यू स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस्ड करेंगे, न्यू स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और इसको हम डिनोट करेंगे दैट्स एस से। स्लैक वेरिएबल को हम डिनोट करेंगे एस। सर ये स्लैक वेरिएबल क्या होता है, ये एक वेरिएबल है जो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए जितनी कमी पड़ती है उस कमी को पूरा करने के लिए डालते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहां पर कमी पड़ रही थी 350 को बराबर करने के लिए 50, ये तो मुझे दिख गया था क्योंकि मुझे कांस्टेंट टाइम मिल गई और मुझे 350 मिल गया। अगर मैं इसको देख के बताऊं तो बताओ कितनी की कमी पड़ रही है, नहीं पता चलेगा। इक्वेशन देखकर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने की कमी पड़ रही है, देख पता चल रहा है आपको, इक्वेशन देखकर आपको ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कितने की कमी पड़ रही है। अगर मैं ऐसा कहूं सिर्फ इसको देख कर बता दो कितने की कमी पड़ती है तो आप नहीं बता सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक S1 करके, क्योंकि पहला स्लैक कर रहे हैं, पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो S1 करके एक स्लैक वेरिएबल, हाँ ये S1 की वैल्यू हो सकती है 50 हो, ये S1 की वैल्यू हो सकती है 50 हो। अगर इसकी वैल्यू 300 होगी तो पक्का S1 की वैल्यू 50 होगी जिससे वो बराबर हो जाए, क्योंकि मैंने कांस्टेंट में दे दिया, क्योंकि मैंने आपको इसकी वैल्यू बता दी, इसलिए आपको लग रहा है कि यार 350 में 350 जोड़ने के लिए 50 और ऐड करना है तो 50 कर देते हैं। बट सर क्वेश्चन के अंदर हमें एक वैल्यू तो ना कि ये तो तब निकलेगा 300 जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये 300 तो दोस्तों तब निकलता है जब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही तो सिंपलेस्ट मेथड लगा रहा हूं, इसलिए हमें अभी पता नहीं है। इसलिए जो भी, हाँ ये पता है कि ये वाली साइड कमी है और जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को बराबर ले आती है, उसको हम कहते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। लिख दो सिलेक्ट वेरिएबल का मतलब, सिलेक्ट वेरिएबल क्या, सिलेक्ट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल, हम वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेटिक लिखते हैं, तो स्लैक वेरिएबल था तो एस करके लिख देते हैं और यही हर कोई पर्सन यूज करता है ना, पहले से यही चला आ रहा है S1। अगर आप A1 लेट कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है दोस्तों, B1 लेट कर रहे हो तो कोई गलत नहीं है,
बट क्योंकि स्लैक वेरिएबल एस से चालू हुआ है इसलिए हमने इसको एस से डिनोट करा गया है ना। ऐसा वेरिएबल जो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दे, किसी भी इक्वेशन में, उसको हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं, उसको हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं। और स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इक्वेशन को इक्वल करना है। जिस साइड में कमी होगी उस साइड में एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे एस नाम का। अगर पहला स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो तो S1। अगर आपके पास 4 इक्वेशन है तो चारों में आपको इक्वल करना होता है। अगर आपके पास 4 इक्वेशन है तो चारों में आपको उसको बराबर करने के लिए स्लैक वेरिएबल चारों में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पहला स्टेप हमारा स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का है। तो हमने कहा आओ सर स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, समझाने के लिए था बस। अब आपको ये देखना है कि कमी किस साइड है। जिस साइड कमी होगी आप स्लैक वेरिएबल उस साइड इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एक पहला स्टेप हमने सीखा कि हमें सिंपलेस्ट मेथड में सबसे पहले करना क्या होता है, हमें 2 इक्वेशन को बराबर करना होता है। ग्राफिकल मेथड में तो डायरेक्ट बराबर लिख देते हैं अगले स्टेप में, पर यहां पर बराबर करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। जितनी की कमी है वो वेरिएबल पूरा कर देता है। जैसे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब यहां पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले सिंपलेस्ट मेथड स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट लिखूंगा इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, ऐसा लगा दो, वेरिएबल्स, इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने का हमारा पहला स्टेप यही होता है। सबसे पहले हमें लिखना होता है इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तो हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट कितना है, ये z है, और ये मेरा था, ऊपर देखो जरा, 35x प्लस 25y, 35x प्लस 25y, ये मेरा मैक्सिमम था। अब ये मेरा मैक्सिमम है। अब यहां पर है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब इन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के अंदर क्या करूंगा, स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा जिससे ये अनइक्वल जो है वो इक्वल कन्वर्ट हो जाए। 3x प्लस 2y, पहले मैं ले देता हूं 3x प्लस 2y, ये था 350, ये था स्मॉलर देन, ये वैल्यू इससे छोटी है, तो यहां पर मैं एक नया S1 ऐड करूंगा, पहला स्लैक वेरिएबल, और इस वैल्यू को इसके बराबर कर दूंगा। मैं कह रहा हूं जितने की छोटी कमी पड़ रही थी उस कमी को S1 पूरा कर देगा, और जैसे इसका दोनों की वैल्यू आई 300 तो S1 क्या होगा, 50 होगा, जिससे दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर। दैट्स कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल। आगे बराबर सेम एज इट इज। बताओ इन दोनों में कहां सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, पहले देखो कौन सी साइड छोटी है। भाई ये वाली साइड इस 600 से कम है, देखो यहाँ है लेस देन। सिलेक्ट इन सिंपलेस्ट वेरिएबल में इक्वल टू को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा कभी भी इस वाली इक्वेशन में कभी भी सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं होता। Do not introduce select variable in this equation. सर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 से बड़ा होगा। x की वैल्यू है, इसके मतलब नंबर्स ऑफ यूनिट, आप कितनी बना रहे हो, नंबर्स ऑफ, ये हमें बताता है x और y कि आप कितनी यूनिट बना रहे हो एक बार में, या तो 0 बनाओगे, 0 से ज्यादा बनाओगे, ठीक। और ये हमें बताता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, वो की पॉजिटिव एक्सिस पे, तो इसमें हम सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, ठीक है। इनमें करते हैं जिसमें कमी होती है, ठीक है। कभी भी वाली इक्वेशन में आप जो हमें ये बताए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ग्राफ के अंदर, उसमें कभी भी हम सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें बताता है नंबर्स ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस करे, x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। अच्छा मुझे ये बताओ सर 4x प्लस 3y, ये समझ में आ गया कि यानी लास्ट वाली इक्वेशन में सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है कि आपका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी, या तो 0 आएगी या 0 से ज्यादा आएगी, x की वैल्यू है ना। अच्छा अब इस वाले में देखो कि याली साइड छोटी है इससे, तो यहां पर मुझे एक सिलेक्ट वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरा सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे S1 S2 लिखना पड़ेगा। 4x प्लस 3y, और क्योंकि दूसरा है तो S2 कर दिया, इज इक्वल टू 600, ठीक है। सेम एज इट इज 2x प्लस 2y S3, 2x प्लस 2y प्लस S3 इज इक्वल टू 500।
मतलब इनकी वैल्यू इससे छोटी थी, तो मैंने कहा जो जितनी वैल्यू कमी पड़ रही है उसमें S3 सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ दो, वो कमी वैल्यू को पूरा कर दे, इससे वो बराबर आ जाए। जस्ट एग्जांपल कि भाई इसका जो x और y का जो अमाउंट डालने पे जो आंसर आया वो 500 रुपए आया और ये 550 था, तो S3 की वैल्यू जो होगी जो मैंने इंट्रोड्यूस करा है वो 50 होगी, जिससे वो बराबर बन जाए। तो जब हमने ऐसा कर लेंगे तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 होगा, जब आप सब्जेक्ट टू कांस्टेंट के अंदर इक्वल कर लोगे तो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा कि जो S1 S2 और S3 आपने नया सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी डालना होता है। अब जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी डालना तो ऑब्जेक्टिव तो हमारा x और y को बेचने पे होगा। ये मतलब क्या है कि अगर मैं x यूनिट बेचूंगा, अगर मैं x यूनिट बेचूंगा तो हर यूनिट पे 35 रुपए प्रॉफिट कमा कर देगा, और अगर मैं y यूनिट बेचता हूं तो हर यूनिट पे 25 रुपए कमा कर देगा। पर क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जितने वेरिएबल होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आना चाहिए। आप ऊपर किसी भी क्वेश्चन में चेक कर लो, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम 3 डालते थे, 3 वेरिएबल आते थे। देखो हमारे पास इधर कितने वेरिएबल लेट करे थे, हमने इधर वेरिएबल लेट करे थे ए बी सी डी ई एफ, है ना, हमारे पास 6 वेरिएबल थे। तो जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखोगे तो 6 के 6 वेरिएबल का फॉन्ट बन रहा है, ठीक है। ऊपर आकर फिर दोबारा दिखाता हूं, यहां पर हमने कितने वेरिएबल लेट करे, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 4 वेरिएबल लेट करे। तो जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखते हो तो चारों वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 4। आ रहा समझ में? तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि जितने आपके पास वेरिएबल आप लेट करोगे उतने आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होने चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमा कर देंगे ना हर एक वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे और ऊपर दिखाते हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड, तो यहां पर आपके पास 1 2 3 वेरिएबल होता है। तो जितने हमारे वेरिएबल होते हैं उतने हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखने होते हैं। पर मान लो अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसको जीरो करके लिखते हैं। मान लो जैसे एग्जांपल, जैसे कि मेरे यहाँ पर 2 ही वेरिएबल, क्वेश्चन के अंदर मेरे पे 2 ही वेरिएबल थे, अब 2 वेरिएबल थे, अब मैंने नए 3 वेरिएबल और ऐड करे सिलेक्ट वेरिएबल, तो मुझे यहाँ पर इनको मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब किस तरीके से इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि उनकी वैल्यू तो कुछ है नहीं, ये तो मेरे डमी सिलेक्ट वेरिएबल है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे तो जीरो लेट कर लेना। जब जीरो लेट करोगे तो क्या होगा, जीरो लेट करने से ये होगा कि अगर कोई भी कांस्टेंट आता है इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंट्रोड्यूस तो करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो 0s1 0s2 प्लस 0s3, मतलब जितने वेरिएबल है उतने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होनी चाहिए। तो हम जितने वेरिएबल हमने स्टेप नंबर 2 हमारा है कि जितने वेरिएबल हमने सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें उतने वेरिएबल हम सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करना है, उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करना है जीरो लेकर। जीरो लेकर क्यों? क्योंकि कोई इफेक्ट ना पड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं पड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ठीक है, इसलिए जीरो लेते हैं। अगर मैं मान लो एस की वैल्यू कुछ भी आई, S1 S2 S3 की वैल्यू कुछ भी आई और मैंने यहाँ पुट भी कर दी ना, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो आ गए। तो किसी भी वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, बस मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्योर हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन के अंदर सिलेक्ट वेरिएबल जितने हमने बनाए उतने हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और कैसे इंट्रोड्यूस करना? जीरो से, क्योंकि कोई भी इफेक्ट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ना पड़े। ये इंट्रोड्यूस नहीं करा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। ये प्रोसीजर है पूरा टेबल का। क्लियर है या नहीं है? 2 बातें समझ में आई, 2 स्टेप समझ में आए। पहला में सिलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है इक्वल बनाने के लिए, फिर उस सिलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जीरो लेकर, जिससे कोई भी इफेक्ट ना पड़े पूरी इक्वेशन में, पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 3 जो होगा वो हमें बनानी होगी टेबल। स्टेप नंबर 3 बनाएंगे प्रिपेयर सिंप्लेक्स टेबल। प्रिपेयर सिंप्लेक्स टेबल, तो हमें अब सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। प्रिपेयर सिंप्लेक्स टेबल, तो हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। देख लेना एक बार कैसे बनती है सिंप्लेक्स टेबल, ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी टेबल बनेगी, इसको हम नाम देंगे सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल पहली, इसको सिंप्लेक्स टेबल 1 नाम देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें फिल कैसे करना है, पहले मेरे को उदाहरण देना, फिर आराम से फिल करना है। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे CBJ, CBJ,
अच्छा, यहां पर लिखेंगे सर आपके पास सी जे, ठीक है, यहां लिखेंगे बी वी, ठीक है, यहां पर आपके वेरिएबल आ जाएंगे, यहां लिखेंगे आप क्वांटिटी, ठीक है, और यहां लिखेंगे पॉसिबल सोल्यूशन, पॉसिबल वैल्यू, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका बनेगा ये। अब सबसे पहले मतलब समझो कि मतलब क्या क्या है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि हेयर, अभी आपको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, हेयर बी वी का मतलब है बेसिक वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज नहीं, बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है। और आपके पास सीबीजी का मतलब क्या है, सीबीजे का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्लैक, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, ऐसे लिखते, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। सीजे का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। और क्या क्या है, और कुछ नहीं है, बस यही दो तीन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले देखो बेसिक वेरिएबल क्या होता है। बेसिक वेरिएबल इस लाइन वाले हैं और इस लाइन वाले को बोलेंगे वेरिएबल्स। पहले देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। जब हमें क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल देखने होते हैं तो हमें देखते होते हैं मैक्सिमाइजेशन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, एक्स वाई S1 S2 और S3, हमारे पास 5 वेरिएबल है, एक्स वाई S1 S2 S3, इनको हम 5 वेरिएबल्स कहेंगे। तो मैंने कहा एक्स वाई S1 S2 और S3, हमारे पास 5 वेरिएबल है। अच्छा, जो 5 वेरिएबल है इसमें आपने नए वेरिएबल कितने इंट्रोड्यूस करे, आपने इन 5 में से नए कितने इंट्रोड्यूस करे, सिलेक्ट वेरिएबल S1 S2 और S3, हमने 3 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे, वो आपको लिखना है यहां पर S1 S2 और S3। तो ये आपके पास होगी बेसिक वेरिएबल, ये हो गए वेरिएबल। इन वेरिएबल का कांस्टेंट इसके ऊपर लिखना है और इन वेरिएबल का कांस्टेंट इसके इधर लिखना है, समझ में आया। कोफिशिएंट, कांस्टेंट कह रहा हूं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, एक्स के आगे जो वैल्यू होती है वो उसका कोफिशिएंट माना जाता है। मैंने कहा 2x, तो एक्स के आगे जो वैल्यू हुई क्या है, वो 2 है, तो 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के आगे सिर्फ सिंपल एक्स दे रखा है, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो एक्स के आगे कौन सी वैल्यू है, 1, तो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो वेरिएबल्स के आगे, अब ये वेरिएबल्स के आगे इसका जो इनके जो कोफिशिएंट होगा वो ऊपर लिखना है और इनका जो कोफिशिएंट होगा वो इधर लिखना है, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। और ये कोफिशिएंट कहां ढूंढेंगे, ये कोफिशिएंट सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में नहीं ढूंढना, ये कोफिशिएंट जो ढूंढने हैं, ये सारे के सारे कोफिशिएंट जो ढूंढेंगे आप, ये ढूंढेंगे आप मैक्सिमाइजेशन फंक्शन में। तो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन के अंदर आपको क्या ढूंढना है, तो बेसिक वेरिएबल आपको समझ में आया, सीबीजी कोफिशिएंट, और तो कोफिशिएंट जो भी ढूंढना है टेक्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कोफिशिएंट जो लेंगे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल है वहां से आपका कोफिशिएंट उठाएंगे, ठीक है। पहले आपको बिल्कुल नहीं लिखना, मैं फिर कह रहा हूं, पहले ध्यान देना है किस तरीके से क्वेश्चन करना है। जैसे ही मेरी टेबल 1 खत्म हो जाएगी, पहले क्वेश्चन खत्म होने दो, उसके बाद आराम से फिर आप कहिए, ठीक है। सुन लो, समझ में आया। पहले बेसिक वेरिएबल कहां से ढूंढेंगे और ये वाले वेरिएबल कहां से ढूंढेंगे, सब यहां से ढूंढेंगे। इन वेरिएबल का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 5, वो पांचों के पांचों यहां पर लिख दो। उनका जो कोफिशिएंट है वो उसके ऊपर लिख दो। देखो 3 के आगे कोफिशिएंट क्या है, 35, ऊपर लिख दीजिए। y के आगे कोफिशिएंट क्या है, 25, ऊपर लिख दीजिए। s के आगे कोफिशिएंट क्या है, 0, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। अब जो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे थे वो क्या थे, S1 S2 S3। जो S1 S2 S3 है उनका वेरिएबल क्या था, उनके वेरिएबल देखो ये रहा, ये भी वहीं से ढूंढना है। कोफिशिएंट सारे कहां से ढूंढने हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, पहली टेबल में, ठीक है। तो S1 का 0, S2 का 0, S3 का 0, वो लिख देंगे यहां पर 0 0 0। इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो इधर आएंगे और इनके जो कोफिशिएंट आएंगे वो ऊपर आएंगे। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब दोस्तों मिडल ऑफ द टेबल में क्या लिखना है, मतलब इनमें क्या लिखना है, इनमें लिखना है आपको ये देखना, ये देखो कि जो x y S1 S2 S3 है, ये 3 आपके पास, ये 3 वेरिएबल है क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशन बनी। फ्लैट इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब, इधर लिखने का मतलब है कि आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक है। इधर S1 S2 S3 लिखने के बाद आपके 3 इक्वेशन है, तभी आपने 3 यहां पर लिखे हैं। अगर आपके पास 2 इक्वेशन होती तो S1 S2 ही आता, फिर 3 नहीं आता।
ठीक। अच्छा, तो अब यहां पर क्या करना है, ये x y s1 s2 s3 इसके जो अंदर इनर टेबल में लिखना है वो लिखनी है जो इक्वेशन में है। तो देखो पहले x के आगे क्या है, 3 है, 3 लिख दिया s के नीचे, y के आगे क्या है 2 तो 2 लिख दिया, s के आगे क्या है कुछ भी नहीं तो 1 लिख दिया, और s2 और s3 तो है नहीं, जब s2 और s3 नहीं होते तो उनको 0 0 लेट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं, देखो ना इसको ऐसे लिख दूं 3x प्लस 2y प्लस s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 इक्वल टू 350, तो 0s2 0s3 इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे, तो वही आ जाएगा। तो मैंने लिखा नहीं, वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, और अगर आपने लिखा नहीं तो इसका मतलब समझ लेना कोई भी वेरिएबल अगर इसके अंदर नहीं है तो वो 0 है। कर लिया, सेम एज इट इज। अब नीचे वाले में इक्वेशन नंबर 2 में x के आगे क्या है 4, s के नीचे, y के आगे क्या है 3, s2 है, s2 का 1 और बाकी दोनों 0, ये s1 और s3 है ही नहीं उसमें। सिंपल तीसरे वाले में ये 2 है, ये 2 है और s3 का 1 होगा, s3 के आगे क्या है कुछ नहीं है तो 1 और बाकी का है ही नहीं, तो इसके लिए उसको 0 माना जाएगा। क्वांटिटी का मतलब जो इक्वेशन के आगे ये क्वांटिटी है वो यहां पुट करना है। तो 350 आप पहले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, 600 आप दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और 550 आप तीसरी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल को फिलअप करना है। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया टेबल कैसे फिलअप होगी, टेबल फिलअप करना समझ गए हम। इसके बाद क्या करना है, आगे का स्टेप क्या है, अब टेबल फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा सोल्यूशन जो अभी टेबल में हमने फिल करा है, क्या ये हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। सर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा इसमें भी। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, पहले मैंने कहा सिंपलेक्स टेबल प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने में कैसे करेंगे, सबसे पहले टेबल फिल करेंगे, टेबल फिल करेंगे, सबसे पहले टेबल फिल करेंगे, वो सिखाया मैंने आपको टेबल फिल करना, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे, फिर ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं, कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं, है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा ZJ निकालना पड़ेगा। ठीक, कैसे निकाले, देखो अब देखो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ZJ कैसे कैलकुलेट होगा वो ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले आपको करना है CB1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस CB2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस और CB3 मल्टीप्लाई बाय x3। जब ऐसा निकालोगे तो आपके पास Z1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्त, Z1 आ जाएगा। सेम एज इट इज Z2 निकालेंगे और सेम एज इट इज Z3 निकालेंगे। सर समझ नहीं आ रहा कैसे, मतलब CB1 x1, CB2 x2 और CB3 x3 जब तीनों को ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आ जाएगी Z1 की। सेम है, देखो इधर कैसे निकालेंगे Z1, ये आपके पास है, ये है CB1, ये है x1, CB2 x2 और CB3 x3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर प्लस, तो आ जाएगी Z1 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। एक बार मुझे चेंज करना है, ठीक है मैंने सही करा। कैसे करेंगे जरा देखो, मैं ZJ निकाल रहा हूं तो ZJ कैसे निकालूंगा दोस्त, ZJ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, ठीक है 0 प्लस, फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, तो तीनों को 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, इसका जो मेरा Z1 आएगा ना, पहला ZX का जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, तीनों को ऐड कर देंगे तो 0। सेम ऐसे ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्यों आया 0, क्योंकि अगर हम 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करें वो 0 आता है। निकालेंगे कैसे, स्टार लेके लिख रहा हूं यहाँ पर, निकाला कैसे, तो ZJ का जो स्टार वाला एलिमेंट है वो कैसे निकाला, सबसे पहले हमने क्या करा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर प्लस, फिर मैंने 0 को 4 से मल्टीप्लाई करा प्लस, फिर मैंने 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा आंसर क्या आया दोस्त, 0 आया। एक और लगा दूं H, ये वाला कैसे निकाला, ये वाला निकालने का तरीका क्या था, ZJ का दूसरा एलिमेंट कैसे निकाला, 0 को 2 से, 0 को 3 से, 0 को 2 से, फिर आया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको लिखना नहीं है दोस्तों, 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपको ऐसे लिखना नहीं है, ये तो बस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए कि ये 0 कैसे निकाला गया है, बाकी आपको डायरेक्ट करना है पेपर के अंदर, ठीक है।
जब आप ZJ निकालोगे फिर आपको चेक करना है, फिर आपको निकालना है। अब हमें ऑप्टिमली टेस्ट के लिए एक और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जिसके लिए हम निकालते हैं CJ माइनस ZJ। फिर हमारा ऑप्टिमली टेस्ट कब होगा? जब दो कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो हमने ZJ निकाला, फर्स्ट ये करेंगे, ZJ निकालेंगे, और ZJ निकालने के बाद हम फाइंड करेंगे CJ माइनस ZJ, और ये हम फाइंड करेंगे सभी का। जब हम ये फाइंड करेंगे फिर डिपेंड करता है जो इसका सोल्यूशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, कि हमारे को क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मैक्सिमम वाला पूछा गया है, मिनिमाइजेशन पूछा गया है। अगर मैक्सिमाइजेशन पूछा गया है तो उसमें देखेंगे अलग तरीके से ऑप्टिमिटी, और अगर मिनिमाइजेशन पूछा गया है तो उसमें अलग तरीके से ऑप्टिमल देखेंगे। पहले मैं CJ माइनस ZJ निकालूंगा। देखो ऑप्टिमलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टेबल फिल करने के बाद आपको ऑप्टिमलिटी चेक करना है कि हमारा आंसर ऑप्टिमल है या नहीं, उसके लिए आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले आपको निकालना पड़ेगा ZJ। ZJ निकालने के लिए क्यों निकाला? क्योंकि हमें मेन ये निकालना था, CJ माइनस ZJ निकालना था। CJ माइनस CJ तो मेरे पास था, ZJ नहीं था, इसलिए ZJ पहले कैलकुलेट कर लिया। तो आपको पहले ZJ निकालना है, ZJ निकालने के बाद CJ माइनस ZJ निकालना है। पहले ये निकाल लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो CJ माइनस ZJ कैसे निकलेगा? CJ आपको देखो ये दे रखा, दिख रहा है आपको CJ, ये दे रखी है लाइन। तो ये लाइन आपके पास किसकी है जी? ये लाइन आपके पास CJ की है। ये लाइन आपके पास किसकी है? ये लाइन आपके पास ZJ की है। तो CJ और ZJ करना सॉल्व। 35 में से 0 जाएंगे, CJ पहले आएगा और ZJ बाद में आएगा। 35 में से 0 जाएंगे 35, 25 में से 0 जाएंगे 25, 0 में से 0 जाएंगे 0, 0 में से 0 जाएंगे 0, 0 में से 0 जाएंगे 0। तो इस तरीके से हमने निकाला CJ माइनस ZJ। अब जब ये आ जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है? एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया। और जब ये आ जाएगा, अच्छा इसको तो डाला नहीं, इसको भी करो एक बार। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखते, इसमें कुछ नहीं लिखते, क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आया, इसको मल्टीप्लाई करने में आया, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी ये आता है। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं पर इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखते, क्योंकि ZJ माइनस ZJ इधर कोई CJ थोड़ी ना है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखते। भले ZJ कोई बात नहीं, इधर CJ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखते। इसको इतना सोल्व कर दिया समझ में आ गया, CJ माइनस ZJ। ठीक है, अब हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे देखेंगे? अगर आपका क्वेश्चन, अगर CJ माइनस ZJ के सारे एलिमेंट, अगर मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, आपके पास जो क्वेश्चन है पहले वो चेक करो आंसर क्या आया। आंसर आया, ठीक है, एलिमेंट निकल गए सारे। अब वो देखो कि क्वेश्चन आपका मैक्सिमम वाला पूछा गया था या मिनिमम वाला पूछा गया था। अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमम वाला पूछा गया था और ऑल एलिमेंट ऑफ CJ माइनस ZJ इज 0 और लेस देन 0, तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो ऑप्टिमल होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन माना जाएगा। अगर हमारी मैक्सिमम वाला क्वेश्चन है, अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन के अंदर अगर जो हमारा CJ माइनस ZJ की जो एलिमेंट्स आए हैं अगर वो 0 है या 0 से कम है, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 हो या 0 से कम हो। अगर सारे एलिमेंट ऐसे आ गए 0 या 0 से कम, तो हमारा वो सोल्यूशन ऑप्टिमल माना जाएगा। और अगर मिनिमाइजेशन होता है तो मिनिमाइजेशन के केस के अंदर ऑल एलिमेंट देखा जाता, ऑल एलिमेंट, अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होती तो ऑल एलिमेंट ऑफ CJ माइनस ZJ इज 0 हो और मोर देन 0 होना चाहिए था, मोर देन 0 होगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो हम कहेंगे हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और जब तक आपके पास ऐसी सिचुएशन ना आए तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और ऑप्टिमल बनाते रहना है। दैट इज सिंपल एक्सकल। अब हमारे सोल्यूशन बताओ कौन सा वाला? मिनिमाइजेशन को बाद में देखेंगे, पहले मैक्सिमाइजेशन को देखो। हमारा सोल्यूशन क्या था? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइजेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमाइजेशन। और अगर मैक्सिमाइजेशन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो हम चेक करेंगे कि जो CJ और ZJ की वैल्यू है क्या वो 0 और 0 से कम है। अगर ये हुई क्वेश्चन के अंदर जो हमने सॉल्व करा तो हमारा सोल्यूशन वही ऑप्टिमल है, पर अगर नहीं हुई तो हमें आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। देखना CJ और ZJ की वैल्यू 0 तो है पर 0 से कम नहीं है, 0 से ज्यादा है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो ये वाली लाइन कुछ भी नहीं लिखना, यहां से लेकर यहां तक आपको कुछ भी नहीं लिखना, यहां से लेकर दोस्तों यहां तक आपको कुछ भी नहीं लिखना। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, डू नॉट डू इन अ पेपर।
पेपर में आपको इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डू नॉट डू इन अ पेपर, पेपर मत लिखना इसको, ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था क्या था। जैसे आप ये लिख दोगे तो लिखना सी जे माइनस जेड जे, ऑल एलिमेंट ऑफ सी जे माइनस जेड जे, लिखना ऑल एलिमेंट ऑफ सी जे माइनस जेड जे इज नॉट इक्वल टू 0 और लेस देन 0, लेस देन 0, सो द solution is not optimal, so the solution is not optimal, तो जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर जब तक हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आएगा हमें आगे फर्दर स्टेप्स करने होंगे। तो जब सोल्यूशन ऑप्टिमल ना आए तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है टेबल में, दूसरी टेबल बनानी पड़ती है। अब आपको क्या करना है दोस्त, अब आपको ध्यान देना, अब आपको करना है कि अगर आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आ रहा तो अगला स्टेप जो आपका होगा कि ये देखो कि सीजे माइनस जेड जे के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है सीजे माइनस जेड जे के अंदर। क्या बोला, अगर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन ना आए तो हमारा जो अगला स्टेप है वो ये हैगा, ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए स्टेप नंबर 4 हमारा आएगा। स्टेप नंबर 4, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन ना है, सोल्यूशन नहीं आता, देन सीजे माइनस जेड जे में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढो, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर सीजे माइनस जेड जे में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। देखो इसमें सीजे माइनस जेड जे में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये है, तो इसका जो आपके पास ये वाला पार्ट होगा, कौन सा वाला पार्ट, यहां से लेकर यहां तक, कौन सा, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट, दूसरे पेन से करता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला पार्ट जो होगा, इस पार्ट को हम नाम देंगे, क्या है ये, रो है या कॉलम है, रो तो ऐसे होती है, ये है कॉलम, तो इसको पार्ट को हम बोलेंगे की कॉलम। इस पार्ट को हम क्या नाम देंगे, की कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, की कॉलम। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी सीजे और जेड में, उसका जो कॉलम होगा उसको नाम देंगे की कॉलम। ठीक ठीक, और जब हमारा की कॉलम आ जाएगा तो की कॉलम आने के बाद हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी को सारे की कॉलम से डिवाइड करेंगे। जैसे 350 है तो कैसे करेंगे, पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, तो 350 डिवाइडेड बाय इसका कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या था, ये रहा। की कॉलम के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको एलिमेंट कहा जाता है ना, तो की कॉलम आपके पास 350 है, इस 350 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपके पास जो निकलेगा वो यहाँ लिख देंगे, दैट्स कॉल्ड पॉसिबल वैल्यू। ऐसे 600 को डिवाइड करेंगे 400 से, 4 से, और ऐसे 550 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 3 दैट्स कॉल्ड 1116.67, और 600 डिवाइडेड बाय 4 इसको बोलेंगे 150, और 550 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा 275। ठीक है, तो इतना बात लिख दूं, तो जब आप क्या निकालेंगे स्टेप नंबर 4 के अंदर, अगर ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आता देन ये देखो कि सीजे और जेडजे में हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढो। ढूंढने के बाद उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को ढूंढो, देन उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को क्या बोलेंगे, देन उसके रिस्पेक्टिव कॉलम, जो वैल्यू ढूंढी, जो वैल्यू आपने ढूंढी उसका जो रिस्पेक्टिव कॉलम होगा उस कॉलम को बोलेंगे की कॉलम। क्या नाम देंगे उसको, की कॉलम। और की कॉलम निकालने के बाद आफ्टर दैट की कॉलम बोलेंगे, रिस्पेक्टिव कॉलम को क्या बोलेंगे, की कॉलम बोलेंगे। और उसके बाद पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और कैसे करेंगे पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट, तो जो पॉसिबल हम वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे आप क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। की कॉलम के एलिमेंट है क्वांटिटी ऊपर रखेंगे, की कॉलम के एलिमेंट लिखेंगे, उससे निकलेगी पॉसिबल वैल्यू। यही तो कर रहा था,
देखो क्वांटिटी ऊपर रखी थी 350 और की कॉलम के एलिमेंट नीचे रखा था, तो आपके पास 350 डिवाइड बाय 3, तो ये अब तरीके से आपके पास पॉसिबल वैल्यू आई। कितना समझ में आया स्टेप? एक बार जब मैं सारे स्टेप करवा दूंगा और मैं आपको इसके बाद और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा। मैंने कहा ना शुरुआत में बहुत आराम से करना होता है, अब मुझे इसको आराम से सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूँ, चीजें लिखवा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तो आप समझते जाइए बस। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर ना पॉइंट आंसर को वो मत करना। क्यों पॉइंट आंसर मत करना? इसलिए क्योंकि पॉइंट में ना आंसर में ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉइंट तो ले नहीं पाएंगे। देखो पॉइंट आंसर कहने को इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आप ना पॉइंट के बाद सिर्फ 2 या 3 डिजिट तक लोगे, और जब 2 या 3 डिजिट तक लेते हो तो आपको ही पता है कि आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाता, इसलिए आप पॉइंट में ना लेकर इससे करो। जब आप पॉइंट में लेकर इससे करोगे तो आप जब इसका आगे जाकर इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी, तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाए। तो इस पे पॉइंट में मत लीजिएगा, पॉइंट में लेने से क्या होगा, हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा। जैसे मैंने कहा अभी मेरा आता 116.666 आता, मैंने 67 कर दिया था, तो इससे 67 करने से क्या होगा, आंसर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। और हमें चाहिए एक्यूरेट, एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और मैं क्या चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि सीजे और जेड की वैल्यू मेरी पॉजिटिव निकल जाए। सीजे और जेड की सारी वैल्यू मेरी, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूं, सारी वैल्यू मेरी या तो नेगेटिव हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे ही मेरा ये हो जाएगा मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, वही मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन माना जाएगा, और उधर से मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। बस मेरा पर्पस यही है, इनको नेगेटिव बनाना। इनको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करा, मैंने देखा हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या थी सीजे में, उसका की कॉलम देखा, और की कॉलम से मैंने निकाला पॉसिबल वैल्यूज क्वांटिटी को लेकर। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे तो आप फाइंड आउट करना पॉसिबल वैल्यू में से सबसे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। इन तीनों में से क्या ढूंढोगे, इन तीनों में से देखेंगे मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव नहीं, मिनिमम ढूंढना है और पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है। स्टेप नंबर क्या है, 5। पॉसिबल वैल्यू निकालने के बाद, पॉसिबल वैल्यू निकालने के बाद उसमें जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हो, मिनिमम होनी चाहिए और पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू हो उसको सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। सर इसमें मिनिमम क्या था, ये था 350 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। आप चेक कर लो, ये 150 आया था, ये 275 आया था, ये अप्रोक्स 116 आया था। तो ये एक तो मिनिमम है, सबसे मिनिमम ये रहा, और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। आप कहोगे सर नेगेटिव अगर यहाँ पर आया था -150, तो सबसे मिनिमम तो ये है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं, मिनिमम नहीं लेना, मिनिमम पॉजिटिव लेना है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इस समय मिनिमम तो ये रहा, अगर यहाँ पर -150 होता तो बताओ सबसे मिनिमम क्या होता, -150 ही होता। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं कहा, मैंने कहा मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू में आप सबसे पहले वो सेट करेंगे जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आपके मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ये रही, ये ने इसके होने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर एक एरो देंगे। इस एरो का मतलब है जो इसका रिस्पेक्टिव रो होगी ना, जो इसकी रिस्पेक्टिव रो होगी, इस रिस्पेक्टिव रो को हम की रो नाम देंगे। इस रिस्पेक्टिव रो को क्या नाम देंगे, की रो नाम देंगे। ये हमारी आगे की रो आया, समझ में? क्लियर है? हमने क्या निकाला, हमने की कॉलम और की रो निकाला, तो हमने इसको क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा की रो। क्या नाम दूंगा दोस्त, इसको बोलूंगा की रो। और जब की रो, और जहां पर ये रिस्पेक्टिव कॉलम और की रो और की कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो एलिमेंट होगा उसको बोलूंगा की एलिमेंट। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 3 पर, तो इसको हम नाम देंगे की एलिमेंट। ऐसे ही लिखना, जैसे मैं लिखवा रहा हूं ना ऐसे ही लिखना, कोई बात नहीं। बाद में आप ये सब चीजें बाद में मत लिखिएगा, बट अभी आप ऐसे लिखना की एलिमेंट, इसको हम नाम देंगे की एलिमेंट। तो हमने 3 चीजें निकाली, एक बोला की रो, एक बोला की को रो, की कॉलम और की एलिमेंट। की कॉलम कैसे निकाला, समझ में आया? सीजे और जेडजे में जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम को की कॉलम कहेंगे। की कॉलम से निकालेंगे भाई पॉसिबल वैल्यू, और पॉसिबल वैल्यू में जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी उसके रिस्पेक्टिव रो को हम बोलेंगे की रो, और जहां पर ये की कॉलम और की रो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे की एलिमेंट। ठीक है, लो भाई ये लिख देता हूं। पॉसिबल वैल्यू निकालने के बाद उसमें जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जो उसका रिस्पेक्टिव कॉलम होगा, सेलेक्ट करने के बाद जो उसका रिस्पेक्टिव कॉलम और जो उसका रिस्पेक्टिव रो होगी, उस रो को की रो कहेंगे, उस रो को
की रो कहेंगे, उस रो को क्या बोलेंगे? की रो। और जहां पर की रो और की कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जहां की रो और की कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उसको की एलिमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? की एलिमेंट। बॉक्स में बंद कर लेना इसको, उसको की एलिमेंट कहेंगे। समझ में आ गया? तीन चीजें पता लग गई। ठीक, तो हमारे पास एक क्रक्स बनकर आया। क्रक्स क्या बनकर आया कि की कॉलम कैसे निकालते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो की कॉलम कैसे निकालेंगे, की रो कैसे आएगी। तो की कॉलम निकालने के लिए क्या देखा हमने? हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन सीजे माइनस जेड जे। सीजे माइनस जेड जे के अंदर जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू थी उससे बना था की कॉलम। और यहां बना था लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखी थी इन कहां पर? पॉसिबल वैल्यू में। लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू देखी थी कहां पर? पॉसिबल वैल्यू में। और जो लोएस्ट थी उससे क्या बना था? की रो। उससे क्या बना था? की रो। और की एलिमेंट कैसे आया था? की एलिमेंट इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट। अब दोस्तों क्या होता है, जो की रो होता है ना, की रो याला की रो होता है जो हमारा, इसको बोलते हैं आउट गोइंग वेरिएबल। क्या बोलते हैं? आउट गोइंग वेरिएबल। की रो को हम आउट गोइंग वेरिएबल कहते हैं, और की कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल। सर क्या मतलब हुआ ये आउट गोइंग इनकमिंग का? इसका मतलब है कि एक को भेजेंगे और एक को लाएंगे, एक को भेजकर एक को लाया जाएगा। आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होता है? की रो वाला। और इनकमिंग वेरिएबल कौन सा होता है? की कॉलम वाला। तो की कॉलम, जो हमारा की कॉलम था उसको हम लाएंगे, और जो की रो था उसको हम भेज देंगे। सर कैसे भेजेंगे? नई टेबल के अंदर। इधर देखिए, मैं बताता हूं कैसे भेजेंगे। अब देखो यार, कि भाई जो हमारा x1 है ये हमारा की रो है, इस रो को हम इधर ले आएंगे और इस रो को बाहर फेंक देंगे, भेज देंगे इसको। तो इस रो को हम उठाकर इधर ले आएंगे, ये हो गया आउटगोइंग। की रो हमारा क्या होता है? आउटगोइंग। ही जाएगा, यहां से एक एलिमेंट जाएगा और यहां से उठकर यहां पर आएगा। क्लियर है? नहीं है? अब नई टेबल बनाएंगे, इन न्यू टेबल, इन न्यू टेबल की रो इज आउटगोइंग वेरिएबल एंड की कॉलम इज इनकमिंग वेरिएबल। और यही हमारा स्टेप नंबर क्या हो गया? यही हमारा स्टेप नंबर कौन सा था? 5 6। स्टेप नंबर 6 ये हो गया। लिख लेना स्टेप नंबर 6 कि की कॉलम को लिखना, की कॉलम को हम अंदर लाएंगे, इनकमिंग वेरिएबल है, और की रो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल है। ठीक है, इसको हम स्टेप नंबर 6 बोल दूं। आप लिखना चाहो लिख सकते हैं हिंदी में, मतलब करस कोई स्टेप नंबर 6 भी कह सकते हो आप। यही हमारा स्टेप नंबर 6 हो गया। इसके अंदर मैं बता दिया कि की कॉलम जो होता है उसको हम इनकमिंग लाते हैं, और की रो जो होता है आउटगोइंग। याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद होगा। आप समझो कि मुझे यहां से एक एलिमेंट हटाना है और इस वाले में से एक एलिमेंट लाना है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? आएगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा? जाएगा। ये सारे काम क्या करने के लिए? ये मेथड है दोस्तों। ये कैसे बना, क्या करा भाई? जिसने ये मेथड बनाया, सिंपल मेथड, वही बचाएगा। बट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसका इंप्लीकेशन कर सकते हैं। वो मेथड लगाकर, हम इस मेथड को लगाकर हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स और वाई की वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू निकाल सकते हैं कि एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या आएगा, बस। ठीक है, और ये प्रोसीजर है सारा। अब सिंपलेक्स टेबल 2 बनानी पड़ेगी हमें। सिंपलेक्स टेबल 2 आई थिंक मैंने कॉपी करा था। ये हमारी सिंपलेक्स टेबल 2 है ना।
तो कर दो अब 2। ठीक है, अब जब सिंपलेक्स टेबल 2 बनाएंगे ना हम, तो टेबल 2 बनाने के लिए जो अंदर के एलिमेंट है इसके लिए हमें नई कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि वही एलिमेंट आज तो उतार देंगे, हमें नई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूं मैं आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, जिस रो में की एलिमेंट है, की एलिमेंट क्या है, ये वाली, इस रो में की एलिमेंट है, तो इस रो में की एलिमेंट, जिस रो में की एलिमेंट होगा उसमें डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। और जो रिमेनिंग 2 रो बच गई, देखो हमारे पास कितनी रो है, 3। पहली रो ये रही, दूसरी रो ये रही, तीसरी रो ये रही, है ना, ये 3 रो है। जिस रो में की एलिमेंट है उसमें डिफरेंट फॉर्मूला है, और जिस अदर रो जो है जिसमें की एलिमेंट नहीं है उसमें अलग फॉर्मूला है। अब की एलिमेंट वाली रो में डिफरेंट फॉर्मूला क्या है, स्टेप नंबर 7, प्रिपेयर सिंपलेक्स टेबल 2। प्रिपेयर सिंपलेक्स टेबल 2, ये सब उतारने का आपको मौका मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, बस समझते जाइए। ठीक है, भले स्पीड से देख लीजिए पर समझ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले जिस रो में की एलिमेंट है, जिस रो में की एलिमेंट है उसमें फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला। यहां पर बताता हूं फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये बता रहा हूं। और जिसमें की एलिमेंट नहीं है, जिस रो में की एलिमेंट नहीं है उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्या करने के लिए, वैल्यूज निकालने के लिए फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें फॉर्मूला है वैल्यूज इन रो, रो के अंदर जो वैल्यूज है डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, उसको हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे और हमारी निकल जाएगी की रो वाली, उसकी वैल्यूज निकल जाएगी। और इसके अंदर जो फॉर्मूला है, इसका वैल्यू लिखना ओल्ड वैल्यू, इसका फॉर्मूला लिखे आप एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय corresponding corresponding की कॉलम एलिमेंट, corresponding की कॉलम एलिमेंट, तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सर कैसे करना है फॉर्मूला, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टेबल को फिलअप करना है, और टेबल को फिलअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकमिंग वेरिएबल को लाओ और आउट गोइंग को भेज दो। क्या मतलब हुआ, मतलब ये देखो कि हमारे यहाँ पर इनकमिंग वेरिएबल कौन सा, पहले बताओ। जो हमारा की कॉलम होता है वो हमारा इनकमिंग होता है, और जो हमारा रो होता है उसको भगा देंगे। तो इसका मतलब है जो एक्स है अब यहां से हट जाएगा और ये एक्स यहां पर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ये एक्स यहां से हटकर यहां पर आ जाएगा। तो दोस्त कैसे करेंगे ये सब, कि हम इनकमिंग वेरिएबल को कैसे लाएंगे और आउटगोइंग को कैसे भेजेंगे। सिंपल सी बात है, देखो आपको क्या करना है, एक्स जो वेरिएबल है ये इनकमिंग वेरिएबल है, जो की कॉलम में वेरिएबल होता है वो ये की कॉलम है और इसका वेरिएबल ये रहा, दैट्स कॉल्ड इनकमिंग वेरिएबल। और ये की रो है, इसका जो वेरिएबल है ये रहा, दैट्स कॉल्ड आउटगोइंग बार। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको S1 रो को यहां से हटाकर ये एक्स यहां पर पुट कर देना है। यही होता है इनकमिंग और आउटगोइंग। आउटगोइंग को हटा दो और बाकी सब एज इट इज, फिर यहाँ पर सारी वैल्यू हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी। तो टेबल नंबर 2 जो मैंने बनाई है, सबसे पहले इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। ये मेरी टेबल नंबर 2 है, इसमें डालता हूं पहले एक्स, सेम वाई, S1, S2 और S3। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या थे, ये 35 था, ये 25 था, ये 0, 0 और 0। अब मुझे क्या करना है, यहां पे मेरा S1 था, ये मेरा S2 था और ये मेरा S3 था। जो मेरा S1 है वो है आउटगोइंग वेरिएबल, तो मतलब S1 को अब यहां से हटाकर X को ले आऊंगा। बस ये इतना सा करना है आपको। दोबारा देखें,
जो मेरा आउटगोइंग वेरिएबल है इसको हटा दो, इस रो को पूरी खत्म कर दो और इसकी जगह पर ये एक्स वेरिएबल को पुट कर दो और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो डाल देना। तो मुझे बताओ एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 35, S2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0 और S3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 0। तो इसके कोफिशिएंट क्या है वो लिख दिया मैंने, समझ में आया। तो S1 यहां पर था, उसको उस लाइन को हटाकर ये x का वेरिएबल यहां पर पुट कर देना। अब ये सारी चीजें दोबारा निकालनी पड़ेगी। ये सारी चीजें दोबारा निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले पे अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको दिखाया था। पहला फॉर्मूला था कि पहला वाला निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, जो जहां पर की एलिमेंट है उसकी रो अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, की एलिमेंट की रो अगर फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब ये वाला अगर रो फाइंड करना चाहते हो तो क्या करना है आपको, तो आपका रो का वैल्यू अपॉन में की एलिमेंट। तो मैंने कहा 3 मेरी रो की वैल्यू 3 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3। 1 क्या है रो वैल्यू और 3 क्या है नीचे की एलिमेंट। यही था फॉर्मूला, दिखाऊं, ये देखो दोस्तों, ये लिखा था मैंने फॉर्मूला, वैल्यू इन रो में वैल्यू क्या है, पहले 3 थी और की एलिमेंट मेरा क्या है 3 मेरा की एलिमेंट है। देखो दोस्तों 3 मेरा की एलिमेंट है, ये 3 मेरा की एलिमेंट है, ये 3 मेरा की एलिमेंट है, ये मेरी रो है। तो ये रो अपॉन में की एलिमेंट, तो 3 अपॉन में की एलिमेंट 3, 2 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3 और 0 अपॉन में 3। इस तरीके से आपको लिखना है तो आपकी न्यू रो बन जाएगी। क्या बन जाएगी, न्यू रो। ये आपकी क्या बन जाएगी, न्यू रो। तो 3 अपॉन में 3 क्या होता है 1 होता है और 2 अपॉन में 3 क्या हो गया 2 अपॉन 3 रह गया। कोशिश करना कि पॉइंट में आंसर ना लिखे, हमेशा जो आंसर लिखना है वो आपको कैसे लिखना है दोस्तों, फ्रैक्शन में लिख दो, पॉइंट मत लेकर आना, क्योंकि उससे फिर आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा। 1 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3। तो ये मेरा 1/3 हो गया, 0 अपॉन में 3 0 हो गया, 0 अपॉन में 3 0 हो गया। तो इस तरीके से मेरा क्या निकल गया, इस तरीके से मेरा न्यू रो निकल गई। अब मेरे को रिमेनिंग 2 एलिमेंट, जिस रो में की एलिमेंट था, जिस रो में की एलिमेंट था उसमें येलो फॉर्म लगाएंगे, जिस रो में की एलिमेंट नहीं थे उसमें येलो फॉर्म लगाएंगे। कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। ओल्ड वैल्यू में से माइनस करेंगे इन दोनों का सम मल्टीप्लाई। पहले समझो ओल्ड वैल्यू क्या है। ओल्ड वैल्यू ये है कि जो पहली, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है पहले समझो, मुझे S2 और S3 की निकालनी है। S2 को देखो पहले, भी सिर्फ S2 को देखना। S2 में सारी पहले ओल्ड वैल्यू क्या थी, S2 में जो ओल्ड वैल्यू थी ये रही। तो आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है, थोड़ा नीचे करके लिखना, ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू ओल्ड रो वैल्यू, नहीं ओल्ड रो, ओल्ड रो माइनस न्यू रो माइनस न्यू रो भी बोल सकते हो उसको, रिवाइज रो भी कह सकते हैं कि जो अभी निकाला न्यू रो, और माइनस कोरोस्पोंडिंग कोरोस्पोंडिंग की कॉलम एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग की कॉलम एलिमेंट। पहले आप देखो की कॉलम कहां है, की कॉलम, और कोरोस्पोंडिंग मतलब जो रो आप ले रहे हो उसी रो का की कॉलम का एलिमेंट। जो रो आप निकालना चाहते हो उस रो में की कॉलम का क्या एलिमेंट है, दैट्स कॉल्ड कोरोस्पोंडिंग की एलिमेंट। अब सबसे पहले मेरे को ओल्ड रो देखो, मैं S2 निकालना चाहता हूं तो S2 में ओल्ड रो में है 4, तो मैंने यहां लिख दिया 4, ये मेरा ओल्ड रो है 4। और आगे देखो, आगे क्या है, 4 है 3 0 1 0, 4 3 0 1 0, 4 3 0 1 0। ये तो मेरा क्या हो गया दोस्तों, ओल्ड रो हो गया। अब न्यू रो कौन सी है, न्यू रो मैंने जो निकाली अभी ये वाली, इन दोनों के लिए न्यू रो यही होगी। ये निकालूंगा तब भी न्यू रो ये होगी, ये निकालूंगा तब भी यही होगी। तो 1 2/3 1/3 1 2/3 1/3 0 और 0, ये होगी न्यू रो। माइनस कर देंगे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग की रो का एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग की रो का, की कॉलम का एलिमेंट, सॉरी की रो नहीं की कॉलम का एलिमेंट, कोरोस्पोंडिंग की रो। पहले आप देखो कि की कॉलम कहां है, ये है, और कौन सा निकालना चाहते हो, याली रो, याली को। तो याली रो का जो की कॉलम है उसका एलिमेंट कौन सा है, ये रहा, और इस रो के लिए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा होगा, की कॉलम का, ये रहा। समझ में आ रहा है दोनों में क्या फर्क है। जब मैं याली रो निकालूंगा तो मेरा जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि ये की कॉलम में आ रहा है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कहां पर आना चाहिए, की कॉलम में। इस रो में कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की कॉलम का कहां है, ये रहा। तो अभी मेरे लिए 4 है, तो सभी केस के लिए मेरा ये 4 है। सॉल्व करेंगे इसको जल्दी से और बताएंगे आंसर क्या आएगा। तो 4 में से 1 माइनस 4 माइनस थोड़ी ना है यार, मल्टीप्लाई है, तो गलत लिख दिया फॉर्मूले में, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों। देखो 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0, 3
माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8/3, 3 माइनस 8/3, अभी ठीक कर लेंगे, 3 3 या 9, 9 में से 8 गए, 1/3 आ गया इसका आंसर, 4/3 तो 0 माइनस 4/3, ये क्या आ गया माइनस का 4/3, इधर 1 में से 4 इंटू 0 तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 में से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो 0 1/3 माइनस 4/3 और 1 0, तो आपका आंसर आया 0 1/3 माइनस 4/3 0 और 0। ऐसी S3 सेम जैसे ये S2 के लिए निकाला ना आपने, अब S3 के लिए निकालो। S3 का पहले ओल्ड रो देखो, S3 की ओल्ड रो देखो, ये रहा, ये है ओल्ड रो, ये वाली, तो 2 2 0 0 1 लिख दो सर, 2 2 0 0 1, फिर माइनस, फिर आप करेंगे इसका रिवाइज रो, तो यही है रिवाइज रो, 1 2/3 1/3 0 और 0। अब उस रो में जाओ, ओल्ड रो में जाओ, और उस ओल्ड रो में देखो कि की कॉलम कहां पर है, इस रो में की कॉलम है ये वाला, और इसका एलिमेंट है ये वाला, इस रो में जो मिल रहा है की कॉलम का एलिमेंट ये है, तो ये इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बताना जी क्या आंसर आएगा। तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गए 0, 2 2 जा 4, तो 2 माइनस 4/3, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, 2/3 तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 0 आ जाएगा, 1 में से 0 जाएंगे क्या बचेगा 1 बच जाएगा, तो 0 2/3 माइनस 2/3, इसको डाल देते हैं, 0 2/3 माइनस 2/3 0 और 1, ये 1 आना चाहिए सर, देखो यहाँ 0 करते हैं, गलती करती, ये 1 आएगा, देखिए ये 1 है, 1 1, ठीक है, हो गया। जब आप ये निकाल लोगे, ओहो ये भी तो निकालना था साथ में ये भी निकालना था दोस्तों, देखना फिर दोबारा ध्यान से निकल गया मेरा, ये जब ये कैसे निकाली थी वाली रो, ये रो निकालने के लिए आपने क्या करा था, रो की वैल्यू को ऊपर रखा था और की एलिमेंट को नीचे रखा था, यही करा था ना आपने, देखो ऊपर 3/3 2/3 1/3 0/3 और 0/3, ऐसी 350 डिवाइडेड बाई 3, बस 350 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 350 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। फ्रैक्शन में ही लिखना, पॉइंट पे मत लिखना, आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, गलती कर जाओगे, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसको निकालने के लिए क्या करा था हमने, इसको निकालने के लिए हमने देखा था कि पहले ओल्ड रो में क्या एलिमेंट था, क्वांटिटी, ये थी 600, ओल्ड रो में क्या थी 600, मैं यहां लिख देता हूं, ये था 600, माइनस न्यू रो में कितना है, न्यू में 350 डिवाइड बाई 3, वही तो कर रहा हूं, जो फॉर्मूला वही पढ़ा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 4 है, बस ओल्ड रो में क्वांटिटी इतनी थी, न्यू रो में क्वांटिटी इतनी आई, और मल्टीप्लाई बाय 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा 600 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाय 4 1400 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 1800, 18 माइनस 14 400 डिवाइड बाय 3 आ गया इसका आंसर, इसका जो आया वो 400 डिवाइड बाय 3 आया। सेम एज इट इज, अब ये इसका ओल्ड देखो, पहले ओल्ड इधर ओल्ड रो में इसकी क्वांटिटी क्या थी, इसकी ओल्ड रो में यही निकाल रहा हूं ना, तो इसकी क्वांटिटी है 500 550, इसका है 550 माइनस न्यू रो में क्या है 350 डिवाइड बाय 3 है, ये रहा 350 डिवाइड बाय 3, और मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका 2 है, तो क्या हो जाएगा जी 550 माइनस 700 डिवाइड बाय 3, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा 1650 डिवाइड माइनस 700, ये आ गया 950 डिवाइड बाय 3, 950 डिवाइड बाय 3। अब आया समझ में आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और ये तब तक कैलकुलेट करता रहूंगा जब तक मेरा क्या ना आ जाए, सी जे माइनस जेड जे, या तो 0 ना आ जाए या नेगेटिव ना हो जाए। पहले मैं निकालूंगा जेड जे निकालना मैंने आपको सिखाया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस, फिर लिख देंगे यहाँ पर करना, 35 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 35, और ये तो 0 हो गया, 35 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएंगे 0, और 35 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 70 डिवाइड बाय 3, 70 डिवाइड बाय 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 35 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 35 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, इसको सॉरी ये भी तो है सही, तो 0 हो जाएंगे, चलो कोई नहीं,
35 को 7 मल्टीप्लाई करूंगा 0, ये 0 और ये 0, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। अब यहां निकालूंगा CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, 35 में से 35 जाएंगे, क्या बचेगा दोस्त? 0। CJ ये रहा, ये वाली लाइन CJ है और ये वाली लाइन ZJ है, तो 35 में से 35 जाएंगे, 0 बचेंगे। 25 में से 70 डिवाइड बाय 3 जाएंगे, क्या बचेगा? 25 में से 70 डिवाइड बाय 3, तो ये 75 माइनस 5 बाय 3 बच जाएगा, 5 बाय 3 बच जाएगा। और 0 में से 35 डिवाइड बाय 3 बचेगा, क्या बचेगा? माइनस 35 बाय 3 बचेगा, ये आ जाएगा 0, और 0 में से 0 गया, ये होगा 0 में से 0 गया, 0 आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखो कि इधर हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है CJ में? CJ में जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ये रही, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ये है, और इसका जो ये होगा वो आपका बन जाएगा की कॉलम। इसमें जो होगा वो क्या बन जाएगा दोस्त? वो बन जाएगा की कॉलम। जब ये की कॉलम बन जाएगा, अब इसमें से निकालने के लिए पॉसिबल वैल्यू निकालते कैसे? आओ वापस चलो और देखो कि पॉसिबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। पॉसिबल वैल्यू क्वांटिटी अपॉन में की कॉलम एलिमेंट, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम एलिमेंट। क्वांटिटी आपके पास ये रही और की कॉलम का एलिमेंट ये रहा, तो 350 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसको सॉल्व करना आता है ना? देखो 350 है, ये डिवाइडेड बाय 3 है, और इसको इससे डिवाइड करना है की कॉलम के एलिमेंट से, कर देंगे 2 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 350 को 3 से डिवाइड करेंगे, 350 डिवाइड बाय 3 नहीं 2, ये रहेगा 175। पॉसिबल वैल्यू कितना है? 175। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूं तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 350 डिवाइडेड बाय 3 और 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ऐसा सॉल्व होगा। 3 से 3 कट गया और ये आपके पास आएगा 175। सेम एज इट ऐसी 400 डिवाइड बाय 3 1 डिवाइड 3 से 3 कट गया, यहां पर आपके पास 400 आ गया। और सेम एज इट 950 डिवाइड बाय 3 और 2 डिवाइड बाय 3, तो 3 से 3 कट गया और 950 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 475। जब ये आ जाएगा तो यहां पर देखना कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर है। सबसे मिनिमम वैल्यू है पॉसिबल वैल्यू में ये, तो ये जो एलिमेंट हो जाएगा, इस एलिमेंट को बोलूंगा, इस एलिमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? इस एलिमेंट को बोलूंगा की रो, और की रो और की कॉलम में जो ये एलिमेंट होगा जहां इंटरसेक्शन है, इसको बोलेंगे की एलिमेंट। और क्योंकि अभी भी ये क्या नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, 0 नहीं आया सारे, तो अब मैं फिर दोबारा क्या करूंगा? फिर दोबारा टेबल को इंप्रूव करूंगा और ऑप्टिमल निकालूंगा, सिंपलेस्ट टेबल दोबारा बनाऊंगा। ये बनी मेरी सिंपलेस्ट टेबल। सिंपलेस्ट टेबल में क्या होगा? अब ये वाला जो एलिमेंट होगा एक्स वाला, ये मेरा आउटगोइंग एलिमेंट होगा और इसकी जगह पर आ जाएगा वाई। ठीक है, तो इसकी जगह पर सिर्फ वाई आ जाएगा, तो एक्स वाई S1 S2 S3 एज इट इज रहेंगे, एक्स वाई S1 S2 S3 एज इट इज रहेंगे। ये x था तो यहाँ y हो जाएगा, ये S1 और S2 एज इट इज रहेगा। अब थोड़ा स्पीड से करेंगे काम, ठीक है। इसका था 35, इसका था 25, इसका था 0 0 0, सेम एज इट इज। इसका कितना था? इसका था 25, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 25 है, कोफिशिएंट 25 है इसका 0 और इसका सॉरी ये S2 और S3 है, ये S2 और S3 है। ठीक है सर। ये होने के बाद फिर दोबारा सेम प्रोसीजर करेंगे। पहले मैं निकालूंगा ये वाला, ये रो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है की एलिमेंट, और की एलिमेंट को रो से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका की एलिमेंट, तो 1 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 1 डिवाइड बाय 2/3 का मतलब हो गया 3/2। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3/2, इसका आएगा 1, क्योंकि 2/3 डिवाइड बाय 2/3, इस रो को इस एलिमेंट से डिवाइड कर रहा हूं। 2/3 डिवाइड बाय 2/3 कट गया, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3, तो 3 से 3 कर गया, 1/2 हो गया। और 0/2/3, 0 अपॉन में 2/3, 0 अपॉन में 2/3 0 हो गया, तो ये 1/2, ये 0 और 0, ये 1/2, ये 0 और ये 0। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जी, ओल्ड रो माइनस न्यू रो मल्टीप्लाई कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो न्यू रो मेरी ये रही 3/2, फिर क्या है 1, 1/2, फिर 0 और फिर 0। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना, क्योंकि मैं S2 वाली रो निकाल रहा हूं, तो S2 का जो मेरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वो है ये 1/3, और S3 के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 2/3, ये वाला, तो 1/3 इसका होगा, मल्टीप्लाई 1/3, मल्टीप्लाई 1/3, मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 और 1/3। और मेरी ओल्ड रो कौन सी है? ऊपर वाली,
ये रहा 0 1/3 -4/3 1 और 0 0 1/3 -4/3 1 और 0, यही है क्या? ठीक है, यही है। सॉल्व करेंगे सर। सिंपल, ये था 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 0 में से अगर 1/2 जाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1/2 बच जाएगा, है ना। 3 से 3 कट गया तो 1/2 बचा। 0 में से 1/2 जाएंगे माइनस 1/2। ऐसी 1/3 में से 1/3 जाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ऐसे ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो 1/2 1/3 क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा -4/3 इधर वाला, माइनस 1/3 1/2 को हो जाएगा 1/6। एलसीएम ले लेंगे इसका तो आएगा 6 3 2 3 2 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ -1 तो -9/6 हो गया। 3 2 या 6 3 3 या 9 तो -3/2 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आया? -3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 1 में से 0 गया 1 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, तो आपके पास 1 2 -3/2 1 और 0, तो -1/2 0 -1/2 0 -3/2 1 और 0, ये आया -1/2 0 -3/2 1 और 0। इसको दोबारा सोल्व करके देख लो एक बार। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का 8, ठीक है। और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, -8 -1 -9 9 डिवाइड बाई 6 तो 3 की टेबल से जाएगा 3 2 3 3 9 तो -3/2। सेम एज इट इज, जैसे आपने ये निकाला वैसे ही आप इसका निकालो S3। S3 का जो ओल्ड रो है वो क्या है? 0 2/3 -2/3 0 और 1, यही चेंज कर देते हैं। 0 2/3 -2/3 0 और 1, ये तो होगी ओल्ड रो, ये होगी न्यू रो। न्यू रो तो एज इट इज रहेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। सर न्यू रो तो दोनों में एक ही रहनी चाहिए, न्यू रो दोनों में एक ही रहेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेंज हो जाएंगे बस। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो उस रो का की कॉलम में कहां है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहां देखते हैं कि जो ओल्ड रो है उसका की एलिमेंट है ये, की रो है ये, की कॉलम ये है, और की कॉलम का एलिमेंट 2/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, क्या आ जाएगा सर? 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया 1, 0 में से -1 गया तो -1 बचा, इसकी वैल्यू आई 1, 0 में से -1 गया -1, ये 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 में से 2/3 गया 0, मल्टीप्लाई 2/3 करेंगे, 2 से 2 कट गया 1/3 आया, ये क्या है? 2/3 है सॉरी, तो -2/3, ठीक है। ये इससे 2 से 2 कट गया 1/3 -1/3, इसको सोल्व करना है अभी। 0 में से 0 गया 1 में से 0 गया 1, इसको सोल्व कर ले सर। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? मैं दोबारा लिख देता हूं। ये था 1/2 मल्टीप्लाई बाई ये था 2/3, 2 से 2 कट गया, यहां बच गया -2/3 और -1/3, तो एलसीएम आया 3, -2 एज इट इज और -1 एज इट इज, तो -2 -3 -3/3, तो ये आ गया 1 माइनस का, तो -1 व 0 -1 और 0 और 1, -1 0 -1 0 और 1, ये आया -1 0। इनको सॉल्व करने पे क्या आया? -1 आया, ठीक है। इसको सॉल्व करना मैं दोबारा दिखा देता हूँ इसको यार, एलसीएम कंफ्यूज होते हैं। -2/3 है, इधर -1/3 है, सॉल्व करना 3, तो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 बच जाएगा, ठीक। अब फिर दोबारा निकालेंगे भैया ZJ और निकालेंगे CJ -ZJ, ढंग से निकालना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 0, इसको इससे 0, तो इसको इससे कर लेते हैं। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75/2 आ जाएगा, ठीक। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आएगा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 25 + 0 + 0 आ गया 25। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये आएगा 12.5, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, ये क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 25/2 आ जाएगा। इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे करेंगे 0, तो 0 और 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब CJ कैसे निकालेंगे? देखो 35 में से 75/2 डिवाइड करो, माइनस करो, तो 35 - 75/2, तो इसका एलसीएम आया 1, इसका 2 आया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया
70, 70 माइनस 75 क्या आया, -5/2। तो इसका तो आंसर आया -5/2। इसका 25 में से 25 जाएंगे, 0 बचेगा। 0 में से -25/2 जाएंगे तो -25/2 बच जाएगा। 0 में से 0 जाएंगे, 0 बच जाएगा। 0 में से 0 जाएंगे, 0 बच जाएगा। और अगर आप ये ध्यान देख रहे हो, एक गलती कर दी, गलती कुछ नहीं करी भाई, यहां करना भूल जा रहा हूं मैं बार बार। इसको कर लो, जल्दी से कर लो। कैसे करेंगे? पिछली बार मैं सोचा था इसको करूंगा ढंग से, पर फिर भूल गया। ये वाले अंदर वाले ध्यान रहते सर, जैसे आप ये निकालोगे ना वैसे ये निकालना है। देखो कैसे करेंगे। ये वाला एंड है 350 डिवाइडेड, इसका यह है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो 350 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2/3, क्या 350 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो 3 से 3 कट गया और 2 को इससे काटेंगे तो क्या होगा, 350 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 175 आएगा। यह आया 175। अब ये 175 हो गया तो ये भी आप आराम से निकालोगे। कैसे निकालोगे? ओल्ड रो की क्वांटिटी देखो, माइनस करो न्यू रो, तो ओल्ड रो की क्वांटिटी माइनस न्यू रो तो 175 है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था इसका, ऊपर ही देखना पड़ेगा। ओल्ड रो है 400 डिवाइड बाय 3, ठीक है, ओल्ड रो का क्वांटिटी है ये। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1/3। ओल्ड रो की क्वांटिटी 400 डिवाइड बाय 3, ये 75, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1/3। सॉल्व कर लेंगे। 400 डिवाइड बाय 3 माइनस 175 डिवाइडेड बाय 3, तो 400 में से 175 जाएंगे तो क्या बचेगा, 400 माइनस 175, यह आएगा 225 डिवाइड बाय 3। तो ये आप लिख दोगे वहां पर, यह आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 3। इसको करो। इसका ओल्ड रो क्या है? ओल्ड रो है इसमें 950 डिवाइड बाय 3 और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2/3। यहां करता हूं, देखो ओल्ड रो है 950 डिवाइड बाय 3 माइनस न्यू रो आपके पास 175 था और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2/3। सॉल्व करेंगे तो 950 डिवाइड बाय 3, 175 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह आएगा 350 माइनस 350 डिवाइड बाय 3। तो 950 में 350 जाएंगे तो क्या बचेगा, यह आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 3। और 600 डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या हो गया, 3 2 जा 200 आया है, आ गया 200, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट टेबल हमारा ऑप्टिमल बन गया दोस्तों, क्योंकि यहां पर सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे दोस्त, सारे एलिमेंट क्या है, CI CJ और ZJ, यहां लिख देना लास्ट में। हियर द अबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। जो ऊपर का सोल्यूशन है वो क्या है दोस्त, ऑप्टिमल है। 2 बारी करना पड़ेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम आएगा तो 2 से ज्यादा बार आपको करना नहीं पड़ेगा, 2 बारी में आंसर आ जाएगा आपका। हियर द अबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, because all element, ये लिखना जरूरी है, all element of CJ minus ZJ is 0 and is negative और 0। बस यही तो चाहता था कि नेगेटिव या 0 आ जाए और सारे एलिमेंट क्या आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद का क्या सोल्यूशन है, अब दोस्तों क्या करना है, जो हमें डायरेक्ट वैल्यू बदल गई, डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे कि ये जो होगा इसकी वैल्यू होगी ये जो होगा इसकी वैल्यू होगी ये, और ये जो होगा उसकी वैल्यू होगी ये, ठीक है। और क्योंकि इधर x नहीं है तो x की वैल्यू हम 0 लेट करेंगे। तो हमारे x और y की वैल्यू चाहिए थी सिर्फ, तो हमें इससे वैल्यू से S1 S2 और S3 से कोई मतलब नहीं होता। इधर देखो, इधर x और y है, x नहीं है सर y है, अगर x नहीं है इधर तो उसकी वैल्यू 0 मानी जाएगी, और y है तो y की वैल्यू जो उसका क्वांटिटी है वो माना जाएगा। तो हेयर y की वैल्यू होगी 175 और x की वैल्यू क्योंकि उधर नहीं था इसलिए उसको 0 मानेंगे। तो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू निकली जिससे आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, मैक्सिमाइजेशन z था, z आपके पास क्या था, सबसे ऊपर निकाला था z, ये रहा 35x प्लस 25y, बस इतना सा लिखना है आपको, 35x प्लस 25y। सर वो नहीं लिखना 0s1, उसको लिखकर क्या होगा, 0s1 0, 0s2 0, s1 s2 s3 की वैल्यू पुट करने के बाद भी आंसर 0 ही आना है, तो कोई फायदा नहीं है इसका। 35 s की वैल्यू हमारी 0 कैसे पता चली, क्योंकि उधर देखो अगर इधर x होता तो मैं कहता y की वैल्यू ये रही और s की वैल्यू ये रही, पर s नहीं था तो y है तो y की वैल्यू पर s की वैल्यू नहीं है इसलिए 0, ठीक है। और प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 175, तो ये आ गया 35 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 175 मल्टीप्लाई बाय 25, ये आ गया 4375। तो 4375 आपका
राइट आंसर है, यही आपके मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। क्लियर है नहीं है? तो इस तरीके से आपका सिंपलेस्ट मेथड सोल्व होता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जब तक आपके पास रट ना जाएगा ना आपको सारा प्रोसेस, तब तक क्वेश्चन करते ही रहेंगे। जब आपको रट जाएगा, ऐसा हो जाएगा मुझे लग गया कि हाँ अब हो चुका है, 3-4 क्वेश्चन करने के बाद आपको लग चुका है कि हाँ आप कर ही लोगे, तो खत्म करेंगे क्लास को और ये हमारा लास्ट क्लास रहेगा, मतलब ये हमारा लास्ट टॉपिक है। एक और प्रॉब्लम है ड्यूल प्रॉब्लम, वो मुझे सिखाना है, वो लास्ट में सिखाऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ क्लास खत्म करने से पहले, कि अगर आप सिंपलेक्स मेथड यूज कर रहे हो चाहे आप ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में आप दोनों मेथड लगा लो, दोनों से आंसर एक्यूरेट 100%, पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं आएगा, 100% सेम होगा। मान लो आपने इस क्वेश्चन में आपने सिंपल मेथड लगाया, ठीक है, आपने सिंपलेस्ट मेथड लगाया, अभी मैंने ग्राफिकल से सॉल्व नहीं करा, ठीक है, चलो मैं इसको अब आप भी एक बार, अगर आपने मैंने पिछली बार होमवर्क में आता था कि आप ग्राफिकल से सॉल्व करना, ठीक है, आपने करा होगा तो आपने देखा होगा कि एक्यूरेट मैक्सिमम यही आ रहा होगा 4375। अगर आपने नहीं करा होगा तो कोई बात नहीं, अभी कर लो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं, मैंने करा है, ठीक है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है किस तरीके से आप निकालोगे। तो मैंने ये देखो, पहली बात तो क्लियर हो गई कि सिंपलेक्स मेथड यूज करो चाहे ग्राफिकल मेथड यूज करो, दोनों से 100% सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देता हूं अभी आपको। ये तो मेरे सिंपलेक्स मेथड से करा था जिसमें y की वैल्यू मेरी कुछ ना कुछ आई और x की वैल्यू 0 आई, ठीक है। मैंने कहा y आपको कुछ ना कुछ होगा और x 0 होगा। तो देखो सेम क्वेश्चन लेते हैं और इस सेम क्वेश्चन से अभी आप ग्राफिकल से सोल्व करो। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरी इक्वेशन है, देखो पहला क्या निकलेगा आपका, पहली इक्वेशन से जो x की वैल्यू निकलेगी y की वैल्यू निकलेगी, ये रहेगी, ये x की वैल्यू कुछ लिखेगी 350/3। दूसरी इक्वेशन से निकालना आता है आपको, सॉल्व करना आता है इसको, x की वैल्यू y की वैल्यू ये निकलेगी और तीसरी इक्वेशन से x और y की वैल्यू ये निकलेगी। इसको ग्राफ में प्लॉट करना है, मैं आपको सामने दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ। दोस्तों मैंने बनाकर तैयार करा हुआ है ये सब, मुझे पता था मुझे प्रूफ करना है, तो मुझे लगा कि आप करोगे नहीं करोगे, पर मैंने तैयार कर दिया। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलेगी, दूसरी इक्वेशन से इस तरीके निकलेगी और तीसरी इक्वेशन से x की वैल्यू ये निकलेगी और y, तीनों ग्राफ में प्लॉट कर दिया। भाई पहली इक्वेशन मेरी ये रही, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है और ये मेरी तीसरी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हुआ और तीनों ही नीचे को जा रहे हैं, लेस देन है तो तीनों को नीचे जाएगा। जब तीनों नीचे को जाएंगे तो ये इनका कॉमन पार्ट इतना पड़ेगा, ये आपका पास पड़ेगा कॉमन पार्ट। जब यहाँ कॉमन पार्ट पड़ेगा ना दोस्तों, तो यहाँ पर दो जगह मुझे दिखेगा, एक तो मेरा ये पॉइंट हो गया कॉर्नर पॉइंट, एक मेरा कॉर्नर पॉइंट ये ग्राफ में ये रहा, एक कॉर्नर पॉइंट ये रहा। इसका जो कॉर्नर पॉइंट है उसको बोलूंगा a और 175, इसके कॉर्नर पॉइंट को बोलूंगा 350/3 और 0, और इसको कॉर्नर पॉइंट को बोलूंगा 0। जब मैं कॉर्नर पॉइंट को सॉल्व करता हूं तो इससे मेरा आंसर निकलता है, इस वाली में सॉल्व करता हूं s की 0 हो जाएगा और y का 175 हो जाएगा, इस वाले से निकलता है 0 और इस वाले से निकलता है इतना। तो देखो मैक्सिमम क्या है आपके पास, ये 100% सेम आएगा दोस्तों आंसर, चाहे आप सिंपलेक्स से कर रहे हो चाहे आप ग्राफिकल से करो। बस फर्क यह है कि ग्राफिकल में सिर्फ 2 वेरिएबल को लेकर सोल्व करा जाता है, सिंपलेक्स में 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो 20 हो, कितना भी कर लो सब सोल्व हो जाता है, बस इतना सा फर्क है। बाकी सिंपलेक्स मेथड में सोल्व करोगे तब भी वो सिंपलेक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, ग्राफिकल आसान लग रहा होगा, बट 2-3 क्वेश्चन जब उसका भी करोगे तो दोनों इक्वलेट लगेगा, कह रहा सिंपल ही है दोनों, पर उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है, पर उसका ज्यादा बेनिफिट है। वो सीखते हो तो आप 3 वाले वेरिएबल वाले भी कर सकते हो। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, ना चाहते हुए बड़ी क्लास बनानी पड़ी, पर अगली क्लास से मैं आपको याद है जब मैंने आपको LPT लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक का पहली क्लास पढ़ाई थी और पहली क्लास में एग्जांपल दिया था टेबल और चेयर वाला, जिसे मैंने कहा था कि आप टेबल बनाओ 10 और चेयर बनाओ आप 50। ये वाला आंसर निकला जिसमें s की वैल्यू मेरी टेबल निकली थी और y की वैल्यू 50 निकली थी। ये क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से सीखना चाहते हो ना सिंपलेक्स मेथड, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप सिंपलेक्स से। सारा पहले क्लास का खोलो और यही क्वेश्चन सिंपलेक्स मेथड में अपनी नोट्स की कॉपी में करना, बहुत अच्छे से आंसर आना चाहिए। s की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आती है 50। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे उतने हम सिंपलेक्स मेथड्स में करेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।